हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत की भौगोलिक स्थिति के पार्ट 2 से। कल पार्ट 1 मैंने आपको कराया था, आज है पार्ट 2। तो कल मैंने आपको जो बताया था उसी के आगे मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। कल मैंने आपको कहां तक बता दिया था। कल मैंने आपको बता दिया था कि भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था। कल मैंने आपको बता दिया था कि भारत का जो पश्चिमी सिरा है और भारत का जो पूर्वी सिरा है उसके समय के बीच में 2 घंटे का अंतराल होता है। इतनी बात मैंने आपको कल बताई थी। अब इसके आगे हम आगे बात करते हैं। एक बार मैं आपको कल का रिवाइज करा देता हूँ थोड़े से समय में। एक बार मैं आपको कल का रिवाइज करा देता हूँ। कल मैंने आपको क्या कराया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000। और भारत की ग्लोब में स्थिति कि हमारा भारत ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, तो भारत एक उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया था कल। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। कल मैंने आपको भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताया था, वो कितना है, अक्षांशीय विस्तार है आपका 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश। और आपका देशांतरी विस्तार है 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। ये बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको क्या बताया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। और भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, 30। और पृथ्वी को भारत की क्षेत्र को क्रॉस करने में समय कितना लगता है, 2 घंटे। ये मैंने आपको यहाँ तक कल बता दिया था। और क्या बताया था कि भारत का जो पश्चिमी सिरा है उसका समय पूर्वी सिरे के समय से 2 घंटे पीछे है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, इसके बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेडी हैं आप, चलिए। तो एक बात आती है कि प्रत्येक देश यानी कि हमारे विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है। तो उनके क्षेत्र से कुछ ना कुछ क्या बोलते, मैं क्या बोलूँ आपसे कि नंबर ऑफ देशांतर यानी कि नंबर ऑफ देशांतर रेखाओं की संख्या जो है अलग अलग देशों से अलग अलग होती है। जैसे भारत से 30 गुजरती हैं, कहीं से 4 गुजरती हैं, कहीं से और भी ज़्यादा गुजरती हैं, कहीं से कम गुजरती हैं। तो समय को लेकर समस्या प्रत्येक देश में होती है कि क्योंकि जब कई देशांतर रेखाएं गुजरेंगी और एक देशांतर रेखा को गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है, तो उस देश के एक सिरे से दूसरे सिरे के समय में कुछ ना कुछ समय का अंतराल जरूर होता है। लेकिन अगर वो देश अलग अलग समय को अपना मानक समय माने तो ये उसे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इसी समस्या के समाधान के लिए समस्त देश यानी कि प्रत्येक देश अपने अपने देश से किसी एक देशांतर रेखा को अपने देश की मानक समय रेखा मान लेते हैं। उस मानक समय रेखा पर जो समय होता है उसी समय को उसी देश में संपूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। अब बात आती है भारत की। तो भारत में 82.5 डिग्री, भारत में 82.5 डिग्री, एक मिनट, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ये है यहाँ पे देखिए, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है। तो जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जिसे भारत में मानक समय रेखा माना गया है, तो इस रेखा पर यानी कि या इस देशांतर पर जो भी समय होगा उसी समय को संपूर्ण भारत में स्वीकार किया जाएगा।
यानी कि जितना समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होगा उसी समय को पूरे भारत में माना जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको कल बता ही दिया था कि अक्षांशीय देशांतर रेखाओं की संख्या 181 और 360 होती है। और ये भी बताया था कल मैंने आपको 1 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करने पर पृथ्वी 4 मिनट का समय देती है। इसके बाद आता है, देखो मैंने बताया पहले आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में मानक समय रेखा माना गया है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में मानक समय रेखा माना गया है। अब बात आती है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, पूर्वी देशांतर तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है तो पूर्वी देशांतर रेखा तो बोलेंगे उसे, या यूँ कहें भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा क्यों माना गया। मेरा मतलब 82.5 डिग्री देशांतर रेखाओं को ही क्यों माना गया, कोई और भी तो मान सकते थे। तो इसका जवाब क्या है, एक मिनट, इसका जवाब भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो भारत का ये देशांतरी विस्तार है ये वाला, तो 68.7 और 97.25 जो भारत का देशांतरी विस्तार है, इसकी मीन यानी कि इसका माध्य जब निकाला गया तो वो आपका आया 82.5 डिग्री। वो आपका कितना आया? 82.5 डिग्री। जब आप 68.7 और 97.25 का माध्य निकालेंगे यानी कि इन दोनों का जब आप मीन निकालेंगे तो वो आएगा आपका 82.5 डिग्री, यानी कि इन दोनों के मध्य की रेखा 82.5 डिग्री। इसीलिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत में मानक समय रेखा माना गया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है या भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों, एक मिनट, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है आपका यूपी, दूसरा है आपका एमपी, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, आपका चौथा है उड़ीसा और आपका 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं आपके जहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन अधिक कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है क्योंकि यदि आपको स्टेट वाइज लोकेशन भारत के मैप में नहीं पता होगा तो अक्सर कर लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अक्सर कर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मानक समय रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से आपको 3 राज्य इनमें से दे दिए और एक कोई आपको बाहर से दी, मान लो बिहार दे दिया आपको। अब आपको सही से नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए भारत की मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे हम एक बार मैप में भी देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखिए ये है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसे हम मानक समय रेखा मानते हैं। तो ये यहाँ से गुजरती है। देखिए पहला आपका देखो ये राज्य हो गया आपका यूपी, ये हो गया आपका एमपी, फिर आपका ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रहे उड़ीसा में बिल्कुल इसका थोड़ा सा ही भाग गुजरता है, अक्सर कर लोग इसे भूल जाते हैं और उड़ीसा को
नेगलेक्ट कर देते हैं और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रहे, मानक समय रेखा आपकी उड़ीसा से होकर भी गुजरती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी भारत की मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और हमने ये भी जाना कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब आता है अगला पॉइंट जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण। वो क्या है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, उस पर भारत का कौन सा शहर स्थित है। क्या है क्वेश्चन कि कौन सा शहर भारत की मानक समय रेखा पर स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज बन चुका है, उसका जो नैनी है वहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। यानी कि नैनी जो है मानक समय रेखा पर स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि नैनी आपका जो है भारत की मानक समय रेखा पर स्थित है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब एक बात और कि अक्सर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारत की मानक समय रेखा, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया नैनी, दूसरा दे दिया आपको इलाहाबाद, और आपको मान लीजिए तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया आपको, बनारस, और आपको चौथा दे दिया आपका क्या, आप बताएं हम ही बता दें, मान लो मथुरा दे दिया। ठीक है, एक सेकंड, मान लीजिए आपको मथुरा दे दिया। तो ये वाले ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गए। अब बात आती है इनकी। अक्सर का लोगों को ये पता होता है कि इलाहाबाद से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, क्योंकि नैनी जो है इलाहाबाद का ही एक पार्ट है। तो लेकिन जब इलाहाबाद भी हो और नैनी भी हो ऑप्शन में, तो आपका आंसर होगा नैनी। आपका आंसर क्या होगा, नैनी। आप इलाहाबाद पर टिक नहीं करेंगे, आप टिक किस पर करेंगे, नैनी पर, क्योंकि जो मानक समय रेखा पर स्थित है वो नैनी स्थित है, इलाहाबाद नहीं है। हाँ, यदि आपको नैनी ऑप्शन में नहीं हो और इलाहाबाद हो तो आप फिर इलाहाबाद पर टिक कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो भारत की नैनी है, या हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत में मानक समय रेखा माना गया है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद बात क्या आती है, अब हम कैसे पता चलें कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि जो भारत में मानक समय रेखा जिसे माना गया है उस पर समय कितना है, उस पर समय कितना है। अपने मन से तो कोई समय आ नहीं जाएगा, तो उस पर समय कितना है। तो इसे भी हम जानते हैं कि समय का पता कैसे लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ग्लोब का ए है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपकी क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या है ग्रीनविच। आई बात याद, मैंने क्या बताया था आपको, लंदन का जो ग्रीनविच है वहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, या लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जितना समय होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने देश में समय का अनुमान लगाते हैं। अब अनुमान कैसे लगाते हैं ये भी देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करने में कितना समय लगता है, आपका आंसर आएगा 4 मिनट। ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। और भारत में जो मानक समय रेखा है, भारत में जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री की है, तो वो कितनी डिग्री को भारत में मानक समय रेखा माना है, तो वो आपका आंसर क्या होगा 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को ही तो भारत में मानक समय रेखा माना है। जब 1 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लग रहा, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को पृथ्वी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा,
तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री को समय क्रॉस करने में कितना समय लगेगा आपको, 82.5 में 4 का मल्टीपल कर दो, यानी कि 4 का गुणा कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 330 मिनट। 330 मिनट। यानी पृथ्वी को 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारत में मानक समय रेखा माना गया है, वहां तक पहुंचने में पृथ्वी को 330 मिनट का समय लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। 330 मिनट, या हम कह सकते हैं 330 में आप 60 का भाग दे दो तो आपका घंटे में आ जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 5.5 घंटे। आपका कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे। अर्थात पृथ्वी को 0 डिग्री देशांतर से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक पहुंचने में 5.5 घंटे का समय लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत का समय लंदन के समय से या इंग्लैंड के समय से, क्योंकि लंदन इंग्लैंड में है, तो ये हम कह सकते हैं कि भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे क्या है, आगे। ध्यान रहे, पीछे नहीं है, आगे है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसीलिए भारत पूरब में स्थित है लंदन के, इसीलिए भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपका समय आ सकता है कि भारत का समय इंग्लैंड के समय से कितना आगे है, या इंग्लैंड का समय भारत के समय से कितना पीछे है। अब इसी क्वेश्चन को कई मोड में पूछा जा सकता है। कैसे, कि ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। भारत ऑब्लिक दिल्ली ऑब्लिक नैनी, क्या कहा मैंने, भारत ऑब्लिक दिल्ली ऑब्लिक नैनी का समय इंग्लैंड ऑब्लिक लंदन ऑब्लिक ग्रीनविच। देखिए इतनी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा, भारत दिल्ली या नैनी, ऑब्लिक को हम क्या कहते हैं, नैनी पढ़ देते हैं, है ना। तो भारत या दिल्ली या नैनी का समय इंग्लैंड या लंदन या ग्रीनविच किस समय से कितना आगे है। आपका आंसर क्या हो जाएगा फटाक से, 5.5 घंटे। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। यानी भारत या दिल्ली या नैनी का समय इंग्लैंड या लंदन या ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए मैंने आपको यही बताया यहाँ पे कि भारत ऑब्लिक दिल्ली नैनी का समय इंग्लैंड लंदन या ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। ये बात मैंने आपको बता दी। तो ये तो आपकी होगी क्या, ये आपका क्या हो गया, भारत की मानक समय रेखा, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब बात आती है अक्षांश रेखा की। भारत से अक्षांश रेखा भी गुजरती है। तो अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर आएगा कि अक्षांश रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी बात समझ में आ गई कि भारत की जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा है आपका, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी बात समझ में आ गई। आपके कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये देखिए, अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो हो गया कि अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, जैसे जो देशांतर रेखा है उसमें क्वेश्चन क्या बना था कि मानक समय रेखा या देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अक्षांश रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का कौन सा शहर अक्षांश रेखा पर स्थित है। भारत का कौन सा शहर अक्षांश रेखा पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? रांची। आपका आंसर क्या होगा? रांची। रांची जो है अक्षांश रेखा पर स्थित है। यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? कि भारत के किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है? क्या क्वेश्चन आएगा? भारत के किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची अक्षांश रेखा पर स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हो गया क्या कि अक्षांश रेखा पर कौन सा शहर स्थित है। तो आपका हो गया रांची। अब एक क्वेश्चन और आता है। क्या आता है कि भारत के कौन से शहर अक्षांश रेखा के सबसे निकट स्थित हैं। मैंने ये नहीं कहा अक्षांश रेखा पर स्थित है, मैंने कहा कौन से शहर भारत के अक्षांश रेखा के सबसे निकट स्थित हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और दूसरा आपका हो जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या हो जाएगा आपका? अक्षांश रेखा के सबसे निकट स्थित शहर कौन से हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर अक्षांश रेखा के सबसे निकट स्थित शहर हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है अक्षांश रेखा से? वो ये कि अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। यानी कि किस राज्य में अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। तो आपका आप तो ये आप देख के बता सकते हैं किस राज्य में सर्वाधिक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। मध्य प्रदेश में अक्षांश रेखा की सर्वाधिक लंबाई स्थित है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? किस राज्य या किस राज्य से, या क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपका क्वेश्चन बनेगा कि अक्षांश रेखा सबसे आखिरी में भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ध्यान रहे आपका आंसर त्रिपुरा नहीं होगा, क्या होगा? मिजोरम, क्योंकि जो लास्ट में है ना, ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये आपका है मिजोरम, ना कि त्रिपुरा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अब क्या है? भारत का सीमा विस्तार। अभी मैंने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार जाना था, वो था अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ये है भारत का सीमा विस्तार। तो सीमा विस्तार क्या है? अर्थात भारत का पूरा पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार, यानी कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की दूरी
और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, सर्वाधिक लंबाई। यही तो होता है सीमा विस्तार की, पूर्व पश्चिम में सर्वाधिक विस्तार कितना है और आपका उत्तर दक्षिण में सर्वाधिक विस्तार कितना है। तो ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि भारत का जो पूरा पश्चिम विस्तार है वो है आपका कितना, 2933 किलोमीटर। कितना है आपका, पूरा पश्चिम विस्तार है आपका 2933 किलोमीटर और आपका उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये सीमा विस्तार किस प्रकार से है, भारत का पूरा पश्चिम विस्तार कितना है आपका 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है आपका 3214 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने देखिए आपको मैप में भी बताया है, सुविधा की दृष्टि से आप समझ सकते हैं। ये देखिए पूरा पश्चिम विस्तार, 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लें जरा, आपको भी समझ में आ जाए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये देखिए पूरा पश्चिम विस्तार कितना है आपका 2933 किलोमीटर। कितना है आपका 2933 किलोमीटर, ये देखिए। और आपका उत्तर दक्षिण विस्तार इस प्रकार से, ये देखिए ये है आपका कितना 3214 किलोमीटर। मैं आपको जो जो बता रहा हूँ ये आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो मैं बोलता हूँ, हालांकि सारा कुछ तो यहाँ पे लिखना संभव नहीं हो सकता ना, इसलिए यदि आप चाहें तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे नोट भी बना सकते हैं या उसे आप नोट कर सकते हैं। एक बात और कि यदि आपने इस टॉपिक की पहली वीडियो ना देखी हो तो पहले आप पहली वाली वीडियो जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको भारत का ग्लोब बताया, ग्लोब में गोलार्धों को बताया है, भारत की ग्लोब में स्थिति बताई है और भी कई सारी चीज़ें जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। जब आप उन्हें समझोगे उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भारत का सीमा विस्तार, ये हो गया भारत का सीमा विस्तार। अब बात करते हैं भारतीय सीमा की। ये सीमा विस्तार हो गया अंदर से बाहर की ओर, मेरा मतलब अंदर का जो सीमा विस्तार है ये आपका हो गया सीमा विस्तार। अब आती है बात सीमा विस्तार की या भारत की सीमा। तो सीमा दो प्रकार से होती है, एक होती है आपकी, 1 मिनट, सीमा दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी स्थलीय सीमा, एक होती है आपकी स्थलीय सीमा और दूसरी होती है आपकी जलीय सीमा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको क्या बता रहा था कि बात करते हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की। भारत की सीमा दो प्रकार की है, एक है आपकी स्थलीय सीमा और एक है आपकी जलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा क्या होती है और जलीय सीमा क्या होती है उसे भी समझ लेते हैं। स्थलीय सीमा का अर्थ होता है भूमि का वह क्षेत्र जो किसी दूसरी भूमि से जुड़ा हो, यानी कि किसी देश का वह क्षेत्र किसी दूसरे देश से जुड़ा हो, यानी कि भूमि से भूमि जुड़ी हुई, यानी कि भारत का जो ए वाला भाग होता है ना, यहाँ पे जो ए वाला भाग है भारत का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है भारत की स्थलीय सीमा। क्योंकि यहाँ पे तो कोई जल वगैरह तो है नहीं, यहाँ पे भूमि से भूमि जुड़ी है, सारे देश ही जुड़े हैं, यहाँ पे भूमि से भूमि जुड़ी हुई है, तो ये है भारत की स्थलीय सीमा। और आपके जो यहाँ से जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा का पूरा ये है आपका जलीय सीमा। आपका जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है आपका, ये है आपका स्थलीय सीमा और जो निचला वाला भाग है ये है आपका जलीय सीमा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा क्या होती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। वो क्या है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी कि जो यहाँ से इस प्रकार से है, ये आपकी स्थलीय सीमा है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है आपकी 15,200 किलोमीटर। आपकी जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है आपकी, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर।
ये आप याद रख देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इसमें कोई बनाने का क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आती है जलीय सीमा, या हम जलीय सीमा भी कह सकते हैं या हम तटीय सीमा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल ही तो भरा हुआ है, यहाँ पे जल है आपका, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आपका अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर है, तो यहाँ पे सारा जल भरा हुआ है। तो ये है आपका, ये है आपकी जलीय सीमा या आपका तटीय विस्तार या तटीय सीमा। तो भारत का या भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और आपके तटीय रेखा की लंबाई यानी कि जलीय सीमा की लंबाई आपकी कितनी है? तो इसकी आपकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। कितना है आपका? 6100 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर और तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो तटीय रेखा की लंबाई मैंने आपको बताई है, ये भारत के मुख्य भूभाग की तटीय रेखा है, यानी कि जो यहाँ पर मैंने अभी आपको भारत के जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप हैं, इनकी मैंने आपको लंबाई अभी नहीं बताई है। ये है भारत के मुख्य भूभाग के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है आपकी? 6100 किलोमीटर। अब यदि बात की जाए भारत के संपूर्ण तटीय रेखा की, संपूर्ण तटीय रेखा का अर्थ क्या हो गया कि भारत के मुख्य भूभाग की तटीय रेखा की तो इसमें शामिल है, इसके साथ साथ जो भारत के समस्त द्वीप है यानी कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्र है उनकी भी, क्योंकि जो द्वीप हैं, आइलैंड हैं, इनकी भी तो कुछ ना कुछ तटीय रेखा होती है, इनकी तो चारों तरफ जल ही जल है, तो इनकी भी तो कुछ तटीय रेखा होती है। तो जब भारत के संपूर्ण क्षेत्र यानी कि भारत के मुख्य भूभाग प्लस द्वीपों सहित यदि भारत की तटीय रेखा की लंबाई की बात की जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपकी लंबाई होगी 7,516 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 7,516 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूभाग के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है समस्त यानी कि द्वीपों सहित? तो आपका आंसर क्या होगा? 7,516 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई आपकी तटीय रेखा और स्थलीय सीमा की लंबाई। यदि आपसे कहा जाए भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई, ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा शब्द सुनिए। भारत की कुल सीमा, कुल सीमा का अर्थ क्या होगा? स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को हम जब जोड़ देंगे तो आपकी आ जाएगी भारत की कुल सीमा, यानी कि कुल सीमा की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय रेखा की यानी कि जलीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। जब से आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या होएगा? 22,716 किलोमीटर। तो ये है आपकी क्या? ये है भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,700 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर। ये है भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी? 22,716 किलोमीटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूभाग की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। और भारतीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है आपकी? 22,716 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें यदि आप याद रख लेंगे
तो आपको तो आपको अधिक सुविधा होगी, क्योंकि इन्हें आप समझेंगे क्या, ये तो सीधा सीधा अंक है, इन्हें थोड़ी ना समझ सकते हैं आप, इन्हें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी स्तरीय सीमा और जलीय सीमा, यानी कि तटीय रेखा की लंबाई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तटीय रेखा की यानी कि जलीय सीमा की, इसके बाद बात करेंगे भारत की स्तरीय सीमा की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है ये देखिए, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। इसका अर्थ क्या हुआ, सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य में है, या गुजरात में सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई होती है। यानी कि गुजरात का तट भारत के जितने भी तटीय रेखा से जुड़े हुए राज्य हैं उनकी अपेक्षा भारत का जो गुजरात है उस तट रेखा की लंबाई बाकी के राज्यों की लंबाई से सर्वाधिक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात सर्वाधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला राज्य कौन सा हो गया, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका है आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु। पहले पे याद रखना कौन सा है, गुजरात, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे पे आपका तमिलनाडु। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो हो गई सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक तटीय रेखा वाले राज्य। अब आती है बात सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे कम तट रेखा है। इसका आंसर क्या होगा, गोवा। ये देखिए क्या है, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में, आपको भी पता है गोवा छोटा सा है, मुंबई महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक के ऊपर छोटा सा भाग है जहाँ से समुद्र की तट रेखा पाई जाती है। तो सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा गुजरात। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब तटीय रेखा की यानी कि जब जलीय सीमा की बात कर ही रहे हैं तो एक बात और भी जान लेते हैं। एक मिनट जरा मैप निकाल लूँ। ये देखिए ये है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का वो कौन सा है, वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है, आपका तमिलनाडु में। यहाँ पर तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। यह हम कह सकते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये है आपका कन्याकुमारी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये कन्याकुमारी जो है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यदि मैंने आपसे पूछा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। यदि मैंने आपसे पूछा संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्या पूछा मैंने, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर कन्याकुमारी लगाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट संपूर्ण भारत का यानी कि हम यह भी कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, क्योंकि छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है इसलिए हम इसे द्वीप समूह कह रहे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप के जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। पेपर में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, भारत के
मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहें कन्याकुमारी। यदि आपसे पूछा संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको यही तो बताया है अभी आपको कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, जबकि द्वीपों सहित संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीपों के निकट ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, और द्वीपों सहित भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है, चलिए 1 मिनट, आगे क्या है आपका, ये बात हो गई आपकी, ये तो हो गई आपकी जलीय सीमा यानी कि तटीय रेखा की बात। अब बात आती है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जिसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश एवं उनके नाम। आइए जानते हैं। ये देखिए, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े कुछ देशों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है आपका पाकिस्तान, इससे तो सब लोग भली भांति परिचित होंगे। दूसरा है आपका अफगानिस्तान, चीन, इसे भी सब लोग भली भांति परिचित होंगे। नेपाल, ये महाशय इन्होंने कहा है कि इन्होंने अभी कहा था कि अयोध्या भारत में जो है वो नकली है, असली अयोध्या तो नेपाल में स्थित है। इनका बस चले तो ये कहते हैं पूरा भारत का भारत ही नेपाल में स्थित है। चलिए छोड़िए, ये तो मजाक की बात है। दूसरा है आपका भूटान, इसके बाद है म्यांमार और आपका है बांग्लादेश। इतनी बात समझ में आ गई। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देशों की संख्या कितनी है, 7। और उनके नाम कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। चलिए बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को आपको पता ही हो। अफगानिस्तान के बारे में एक बात है, वो क्या है कि अफगानिस्तान भारत की मुख्य भूमि से सीमा से नहीं जुड़ा है, यानी कि अफगानिस्तान जो है भारत की मुख्य सीमा जो है वहाँ से नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है आपके पीओके वाले एरिया से, यानी कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे अफगानिस्तान अपनी सीमा बनाता है। लेकिन हम अभी उसे अपना क्षेत्र मानते हैं, इसीलिए हम अफगानिस्तान को भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि सीमावर्ती देशों में जोड़ते हैं या मानते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान की सीमा से जुड़ने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 है, यानी कि भारत के जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 4। कौन सी है आपकी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। पहले 4 राज्य थे, अब 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इसे राज्य का दर्जा इससे छीन लिया गया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की सीमा से कितने भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं, तो आपके 4। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। पाकिस्तान के बाद आती है बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश को 3 तरफ से भारत घेरता है, यानी कि बांग्लादेश के तीनों तरफ सिर्फ और सिर्फ भारत स्थित है। इसीलिए अक्सर कर पाकिस्तान से क्वेश्चन कभी कभी हो सकता ना पूछे, लेकिन बांग्लादेश से अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर कर लोग इसे गलत करते हैं। पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम।
इसे मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पाकिस्तान की सीमा से जुड़ने वाले भारतीय राज्यों कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए एक बार मैप में और देख लें, आपको दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, इससे आपको समझने में भी सुविधा होगी। ये देखिए कहाँ गया मैप भाई, ये देखिए, ये सारा मैं बिगाड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है। तो यहाँ से इस प्रकार से कुछ पाकिस्तान का नक्शा है। तो आपका जो भारत के राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? वो आपका एक गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। यही बात मैंने आपको बताई थी। कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य हैं भारतीय जो भारत पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद बात आती है बांग्लादेश की। तो ये देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? ये आपका बांग्लादेश है। तो पहला आपका राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सीमा बना रहा है असम, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए आपके? 5। 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं आपके? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको ये पता चल गया स्तरीय सीमा के बारे में हमने क्या जाना कि स्तरीय सीमा से भारत से कितने देश जुड़ते हैं? कितने देश जुड़ते हैं आपके? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका म्यांमार, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमने क्या जाना, पाकिस्तान से भारतीय राज्य कौन कौन से जुड़े हैं और बांग्लादेश से भारतीय राज्य कौन कौन से जुड़े हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। कहाँ थे? यहीं थे हम लोग, है ना। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं क्या है। ये देखिए अब बात आती है सीमा रेखा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कल लोग इसमें गलत करते हैं, अक्सर कल लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और अधिकतर लोग इसे गलत ही करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब आप मुझसे पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ। चलिए बात करते हैं विभिन्न देशों की सीमा रेखाओं के नाम, ठीक है। अब आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा आपकी कौन सी है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे हम डूरंड लाइन कहते हैं। इसकी बात है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा है आपकी चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। हालांकि हम ऐसा कह देते हैं कि भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, लेकिन संपूर्ण जो भारत की जो संपूर्ण सीमा चीन के साथ लगती है ना, उसे हम मैकमोहन रेखा नहीं कहते। जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो चीन के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है उसका नाम हम लोगों ने मैकमोहन रेखा रखा है। क्योंकि चीन तो हमारा जम्मू कश्मीर में भी सीमा शेयर करता है, उत्तराखंड में भी करता है, लेकिन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसे हम मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। मैकमोहन रेखा हम किसे कहते हैं? चीन और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या है? आपकी रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ रेखा क्या है आपकी? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है आपका? रेड क्लिफ रेखा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको एक पॉइंट और बता दूं, अभी जब पहले यानी कि 1947 के पहले जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था तो
भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम था क्या? डूरंड रेखा, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत की पार्ट था और डूरंड रेखा तो जहाँ थी वहीं थी। तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को कहते थे डूरंड रेखा। लेकिन जब से पाकिस्तान का भारत से अलग हुआ है, तभी से डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाने लगा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है, हम बिल्कुल इस चैप्टर के आखिरी तक पहुंच ही गए हैं, बस कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है। अब बात आती है भारत के कुल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और एवं उनके नाम। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 6। आपको मैं बता दूं, पहले अभी 1 साल पहले 2019 में जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उसके पहले राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। और आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? आपकी 7। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर हो गई 9 और राज्यों की संख्या बढ़कर हो गई 28, यानी कि घटकर हो गई 28। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है और यहाँ पे तो आपने 8 लिखी हुई है। तो अभी हाल ही में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी मर्ज कर दिया गया है, यानी कि इन दोनों को भी अब एक कर दिया है। इसीलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? आपकी 8। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आपकी 8। ठीक है, आपके कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये मैंने आपको बताया, ये हाल ही में अलग अलग थे। दादरा नगर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग था। हाल ही में इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। अगला है आपका दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों को जब मैंने बताया ही है, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा इनके बारे में कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनकी तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें हम आपको आगे बताएंगे। बात आती है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ हरियाणा और पंजाब राज्य की राजधानी भी है। ये बात आपको याद रखनी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश तो है ही साथ यह हरियाणा और पंजाब राज्य की राजधानी भी है। अब बात आती है दिल्ली। तो दिल्ली तो आपको पता ही होगा, दिल्ली हमारा क्या है? ये है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली हमारी क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब बात आती है पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी, पहले इसका नाम पांडिचेरी था, हाल ही में इसका नाम बदल के पुदुचेरी कर दिया गया। तो पुदुचेरी का कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, या यूँ कहें पुदुचेरी एक क्या कहें छिटका हुआ सा केंद्र शासित प्रदेश है। आप कहेंगे सर छिटका हुआ मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि पुदुचेरी में 3 जिले हैं। पुदुचेरी में 3 जिले हैं। एक है आपका माहे जिला, दूसरा है आपका यनम और आपका तीसरा है पांडिचेरी। पुदुचेरी में 3 जिले हैं, माहे, यनम और पांडिचेरी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जो पुदुचेरी जो है ये किसी एक जगह स्थित नहीं है, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है, क्योंकि पुदुचेरी 3 राज्यों में विस्तृत है, आपका केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आपको आगे बताएंगे जब हम इनके बारे में डीपली बात करेंगे। अब बात आती है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लक्षद्वीप जो है आपका मूंगा चट्टानों से मिलकर बना है।
मूंगा चट्टान। अब ये मूंगा चट्टान क्या होती है, ये बहुत ही, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसके अगला वीडियो में जो आ रहा है, अगली वीडियो में आपको भारत के द्वीप पढ़ाऊंगा, उसमें आपको इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है अंडमान निकोबार द्वीप की। तो अंडमान निकोबार द्वीप भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेशों में। और अंडमान निकोबार द्वीप को हम मरकत द्वीप भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप को हम मरकत द्वीप भी कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है। अब तो बस ख़त्म ही है, आगे क्या होगा देखते हैं एक बार क्या है आगे। ये देखिए, हाँ अब जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात चल ही रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ भारतीय शीर्ष राज्य, यानी कि भारत के जो शीर्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका कौन सा है, गुजरात। ध्यान रहे मैं आपको यहाँ पर जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों की बात कर रहा हूँ। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका किसका है, राजस्थान। इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा है आपका, राजस्थान। दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश राज्य का विघटन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नहीं हुआ था, यानी कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, तब चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता था। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य जो होता था वो होता था आंध्र प्रदेश। लेकिन जब से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो राज्यों में बट गया है, तब से उत्तर प्रदेश का नाम चौथे स्थान पर आ गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गए आपके भारत के कुछ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। अब बात आती है सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होगा, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोवा। चलिए आगे क्या है, ये हो गया आपका राज्य। अब बात आती है भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। मैंने आपको भी बताया सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, और अब है भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला। कौन सा है आपका, गुजरात का कच्छ। गुजरात का कच्छ जिला है वो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला माना जाता है। तो ये तो हो गया आपका भारत के राज्यों में। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है आपका पुदुचेरी का माहे जिला। मैंने आपको बताया था पुदुचेरी में 3 जिले हैं, माहे, हियनम और पांडिचेरी। तो आपका पुदुचेरी का जो माहे जिला है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला माना जाता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है आपका, गुजरात का कच्छ, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा है, पुदुचेरी का माहे जिला। चलिए आखिरी पॉइंट है आज का, भारत में गाँव की संख्या आपकी 6,41,000 है। यानी कि भारत में लगभग 6,41,000 गांव हैं। तो ये था आज का टॉपिक।